बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़िर, सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्तें खारिज कर दी हैं, जबकि मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से कहा गया है कि सदर ने मदारिस बिल पर आईनी मुद्दत गुजरने के बाद एतराज़ किया, कानूनन ये एक्ट बन चुका है। जबकि दूसरी जानिब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब कर लिया है। इजलास कल दोपहर 2 बजे होगा। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी नजर। डॉक्टर साहब, उमर अयूब साहब की जानिब से कहा गया है कि अभी मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए, सबके साथ मुज़ाकरात करने को तैयार है। जब तक सियासी मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ट्रक की बत्ती है जी, ये मुज़ाकरात जो हैं ये ट्रक की बत्ती हैं। इनके दरमियान मुज़ाकरात कैसे होंगे? और उधर तो पूरा एक अरेंजमेंट है ना, उसमें तो पीपल्स पार्टी भी है, उसमें तो मुस्लिम लीग नून भी है, उसमें तो मतलब है कि हुकूमत करेगी, पीपल्स पार्टी करेगी, क्या उसमें एमक्यूएम भी होगी, उसमें बाकी तो मतलब है कि वो कैसे, मतलब वो मुज़ाकरात किससे होंगे, क्या शराइत होंगी, कैसे, अभी उसकी मुझे तो कोई अभी क्लैरिटी उनकी नजर नहीं आ रही। उस तरफ से भी जो है वो मतलब अभी बात है कि जी पहले उस पे करें फिर उस पे करें, पहले मतलब या तो मेरा ख्याल है कि ये जो अरेंजमेंट है इनके पास अथॉरिटी नहीं है मुज़ाकरात की। अगर अथॉरिटी हुई तो ये मुज़ाकरात कर सकेंगे, अथॉरिटी इनके पास नहीं हुई तो फिर ये नहीं करेंगे। देखते हैं इनके मुज़ाकरात कैसे आगे बढ़ते हैं और कैसे नहीं बढ़ते। मौलाना साहब का भी मामला चल रहा है और आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है। ये कमिंग डेज में इस पर बात करेंगे। ये सेटअप नहीं चल पा रहा, ठीक है ना, मुल्क के इश्यूज हैं और जो खित्ते के हालात हैं उसमें ये अरेंजमेंट नहीं चल पा रहा। पार्टियां कैसे, पॉलिटिकल पार्टियां कैसे स्टैंड लेती हैं वो क्या मैं बहुत दफा दोहरा चुका हूँ। मैं जरा थोड़ा सा पिछले 24-48 घंटों में जो मामलात हैं उस पर जरा नजर डालते हैं। मुशाहिद सईद साहब के साथ तवील नशिस्तें हुई और उसमें उनसे भी बात हुई सूरत हाल पे। देखिए ये जो अभी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल वहाँ डेवलप हुई है उसमें यह है कि एक तो 8 मुल्कों को जो नई वहाँ पे जो बागी मुख्तलिफ बागी ग्रुप्स हैं जिनकी अभी कोई शक्ल हमारे सामने एज सच इमर्ज होके नहीं आई कि क्या ये एक ग्रुप होगा जिसको हरकत तहरीर शाम लीड करेगी और मोहम्मद बशीर उसमें डेमास्कस में होंगे और पूरे सीरिया को कंट्रोल कर लेंगे, या ये है कि सीरिया जो है वो बैल्कनाइज हो जाएगा आगे और उसके मुख्तलिफ हिस्सों में, क्योंकि मुख्तलिफ मलेशियाज और फौजें पहले ही मौजूद हैं, मलेशिया कह लें या उनके जो जैसे भी, या ये सीरिया जो है ये बैल्कनाइज हो जाएगा, ये मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, ये भी देखना है हमने। और क्या जो मतलब अभी ये एक डेवलपिंग है, ये रोज जो है ना डेवलप होंगे सूरत हाल और उसमें बात करेंगे। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक तारीखी हवाले से आपको एक बात बताऊं कि जो शाम के इलाके हैं ना, ये बिल्कुल इस तरह से नहीं, जो मैं करंट बॉर्डर की बात नहीं कर रहा, ये मैं उस बॉर्डर की बात नहीं कर रहा जो उस्मानिया सल्तनत उस्मानिया के खात्मे के बाद जो शाम हमारे सामने जिस शक्ल में आया है और जिस शक्ल में इस वक्त हम शाम का नक्शा देखते हैं, मैं बिल्कुल उसकी बात नहीं कर रहा। मैं उन इलाकों की बात कर रहा हूँ जो इलाके आप समझें कि जो मेजॉरिटी जो बलादो शाम के इलाके तारीख में। अच्छा, ये जो इलाके हैं ना सारे, ये जाहिर है कि हजारों साल पुरानी तहजीब है और यहाँ पे जो है वो दमिश्क तो यानी आप इस तरह से देखें ना कि जो कदीम तरीन दुनिया के शहर आबाद हैं आज भी, उनमें से एक दमिश्क है। अच्छा, लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि ये जो है ना जरा हम लें अगर उन इलाकों को जो कि शाम के इलाके हैं, जो सीरिया के इलाके हैं, आज के सीरिया के, या माजी में भी जो बलादु शाम है और ये सारे, तो वो जो है वो एक दौर ऐसा हमें नजर आता है जहां से अगर हम चले जाएं तारीख में और जरा कोई इंटरेस्टिंग कोई एक लम्हा उठाएं तो हमें नजर आता है कि जो साइरस आजम थे, यानी मैं बात कर रहा हूं ईरान और शाम, इस वक्त 2 मुल्कों के हम जिक्र कर रहे हैं ना कि ईरान और शाम के जो ताल्लुकात आपस में रहे हैं, तो उस तनाजुर में जरा बात करते हैं। तो उसमें ये जब हम जाते हैं ना तारीख में, तो हम अगर फर्ज करें नुक्ता उठाते हैं साइरस आजम का, साइरस द ग्रेट, तो साइरस द ग्रेट जो कि अखमीनी रियासत जिनकी कायम हुई थी,
तो वो जो रियासत है, वो रियासत ऐसे कायम हुई थी कि साइरस आजम जो है वो फारस से या पर्शिया से उठे थे, और उन्होंने जाके, साइरस आजम ने जाके कब्जा कर लिया था, फतह कर लिया था ईरान के बादशाह साइरस आजम ने पूरे के पूरे शाम के इलाके को। और यानी अब आप, ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि फारस का, ईरान का जो बादशाह था, उसके मातहत वो सारे इलाके रहे थे जो आज शाम के, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट बात है कि शाम जो है एक दौर में वो ईरान के बादशाह के अंडर रहा है। अच्छा, हिस्ट्री बड़ी, बार दफा आप हिस्ट्री को पढ़े ना तो बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात नजर आती है। तो साइरस आजम के अंडर ये पूरा का पूरा जो है वो ईरान का इलाका था। और उससे पहले यहाँ पे बाबुल की तहजीब थी या आशूरी थे, वो लेकिन मैं चले यहां से ले रहा हूं कि साइरस आजम से वो जो उसके बाद आए। तो साइरस आजम जो है वो उस वक्त तक रहे जब तक कि सिकंदर आजम ने फतह नहीं कर लिया। अच्छा, सिकंदर आजम ने जो फतह किया इसको 330 कबल मसीह में, तो फिर ये साइरस आजम की जो पूरी सल्तनत थी वो टूट गई। अच्छा, वो टूटी किस तरह से, ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो जो है वो टूटी जो है वो दो हिस्सों में। एक वो टूटी, मतलब फिर तो वो आ गए ना इसके बाद, मैं उस दौर को भी छोड़ रहा हूं जब यहाँ सासानी आ गए और यहाँ पे जो सलवाकीज आ गए, उस सबको छोड़ दें आप। लेकिन फिर कुछ अरसे बाद एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होती है। वो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये होती है कि यहाँ पर जो सासानी है, सासानियों की और बाजंतीनियों की लड़ाई होती है आपस में। अब ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये पूरा जो इलाका है, यानी कौन सा इलाका, ईरान और शाम, ईरान और शाम। अभी मैं इसमें अरब इलाके, यानी जो यानी ये हम बात करें ना इस्लाम से पहले की, इस्लाम के आने से पहले की, तो यहां पर ये पहले एक सल्तनत है, फिर सल्तनत सिकंदर आजम आया, फिर मुख्तलिफ तहजीबें आई। लेकिन फिर ये होता है कि यहां पर ये जो इलाका है ये बाजंतीनियों में और सासानियों में तकसीम हो जाता है। सासानी जो है वो ईरान में है और जो बाजंतीनी है वो शाम में है, ठीक है। अब बाजंतीनी कौन है? बाजंतीनी है वो जो कि ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं। तो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस कौन है? जिनका फटा हुआ है, जो ग्रेट शिज्म हुआ है, और उसके नतीजे में जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन एक तरफ आ गए हैं, रोमन कैथोलिक अलग चले गए। तो सीरिया जो है, शाम का जो इलाका है, वो बाजंतीनी सल्तनत के पास है। यहां पर जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं वो हैं, और जो सासानी हैं जो ईरान में हैं, वो हैं जरतिश को मानते हैं वो, ठीक है। वो मतलब उनका मजहब जो है वो जरतिश मजहब के हैं वो। और इन दोनों की लड़ाई हो रही है आपस में, ठीक है। इन दोनों की लड़ाई हो रही है, यानी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन स्टेट की और जो जरतिश्त हैं उनकी। और उसके बाद फिर यानी इस तरह से होता है कि जब इस्लाम ये फतूहात का आगाज होता है, तो जंग यरमूक, ठीक है, हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनके दौर में जो जंग, अब ये यहाँ पे जो जंग यरमूक है, उसमें मुसलमान बाजंतीनियों से लड़ते हैं। बाजंतीनी कौन है? जो कि शाम में मौजूद हैं और ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं। तो उनके साथ जो है वो हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी क़यादत में जो लश्कर है वो बाजंतीनियों से लड़ता है, क्रिश्चियन से लड़ता है ऊपर, यानी सीरिया के इलाकों में, ठीक है। फिर दमास्कस और दमिश्क तो फिर उमवी खिलाफत में जो है वो उनका कैपिटल भी रहता है। अच्छा, और काफी अरसे तक। अच्छा, लेकिन जो ईरान है वहां पे जो लड़ाई होती है, जो जंग होती है, जंगे कादसिया, वो होती है सासानियों के साथ, ठीक है जी। सासानियों के साथ होती है, और वो फिर जब मदाइन पे कब्जा होता है तो वो उसके बाद यहाँ पे खत्म होती है। यानी तारीख में ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि
जो एक दौर ऐसा है कि जब बाजंतीनी सल्तनत है सीरिया की शाम में, तो बाजंतीनी सल्तनत का जो कैपिटल है वो तो कुस्तुनतुनिया है, ठीक है। जी। बाजंतीनी सल्तनत का जो ये कॉन्स्टेंटिनोपल है उनके। तो अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि सीरिया एक दौर में, यानी ऑटोमन से पहले भी, ऑटोमन्स के दौर में तो सीरिया हिस्सा बन गया था ना उस सल्तनत उस्मानिया का, लेकिन बाजंतीनी दौर में भी सीरिया जो है वो क्योंकि उस एम्पायर का हिस्सा था, तो इसलिए वो वहां से कॉन्स्टेंटिनोपल से कंट्रोल हो रहा था। और एक तारीख में दौर ऐसा भी आ रहा है जब सीरिया कंट्रोल हो रहा है पर्शिया से, मदाइन यहाँ पे इन इलाकों से, क्योंकि यहाँ से साइरस आजम ने किया वो। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और फिर उसके बाद जो है वो जाहिर है कि यहाँ पे जब अरब आते हैं, जब इस्लाम के बाद फतूहात होती हैं, तो फिर ये इलाके जो है ये यहाँ पे इस्लाम आ जाता है। और लेकिन दो ऑर्थोडॉक्स के साथ अलग लड़ाई होती है और यहाँ अलग लड़ाई होती है सासानियों के साथ जो कि जरतीस हैं। एनीवे, तो अब आपको इन्फ्लुएंस पता चलेगा कि जो ज्योग्राफिकली तारीख में टर्की और ईरान, बाजंतीनी सल्तनत और पर्शिया, ठीक है, और सल्तनत उस्मानिया ले लेंगे तो ज्योग्राफिकली ये यहां पर टर्की और ईरान का हजारों साल से, चाहे आप साइरस से स्टार्ट करें, जब साइरस से शुरू करते हैं ना, साइरस ने कब्जा किया था शाम पे, तो ज्योग्राफिकली आप देखें तो टर्की और ईरान का एक इन्फ्लुएंस यहां हमेशा रहा है तारीख में। और ये तारीख जो है ये सल्तनत उस्मानिया तक आप ले जाएं तो सल्तनत उस्मानिया में तो ये हिस्सा रहा उनका पूरा शाम, और फिर फ्रेंच मैंडेट में आ गया और फिर सब। तो अच्छा, अब आप आ जाएं इस बैकग्राउंड के साथ, आप मतलब ये जहन में रखें कि ये तारीख में हमेशा ये पर्शिया और जो है वो ऑटोमन्स और बाजंतीनी सल्तनत और इनके दरमियान सीरिया चलता रहा है और उनका इन्फ्लुएंस हमेशा रहा है, हमेशा रहा है, ठीक है। और आपस में लड़ाई होती रही है, जंग, यानी जब मुसलमान यहाँ पे इस्लाम नहीं आए तो उससे पहले दोनों की लड़ाई हो रही थी, जबरदस्त किस्म की, सासानियों की और बाजंतीनियों की पूरी। और ये जो बाजंतीनी एम्पायर तो बहुत बड़ी थी, तो उसमें जो सीरिया का इलाका है ना, वो मैदान वो फोर फ्रंट पे था, यहाँ फौजें लड़ती थी, यहाँ लोग मारे जाते थे, ये मैदान जंग था। बाजंतीनी एम्पायर तो बहुत बड़ी थी ना, वो कॉन्स्टेंटिनोपल ऊपर था, लेकिन जो सासानियों से लड़ाई होती थी वो यहाँ होती थी सीरिया में। एनीवे, तो हिस्टोरिकली ये इन्फ्लुएंस है। और फिर उसके बाद अरब यहाँ आते हैं और यहाँ पे जो है वो लड़ाई होती है और कब्जा होता है, फतह होती है। अच्छा, उसके बाद आप देखें, ये तो एक बात होगी। अब आप आ जाए जरा करंट सूरत हाल पे, लेकिन इस हिस्ट्री को हमने ध्यान में रखना है, ठीक है ना, कि ये हिस्ट्री जो है ये ऑटोमन से पहले की है, ये ऑटोमन से पहले की हिस्ट्री में पर्शिया और बाजंतीनी दौर से जो सीरिया है एक लड़ाई का मैदान रहा है बिटवीन सासानीज एंड बाजंतीनीज। अच्छा, अब आ जाए इसमें कि अब क्या सूरत हाल है। अब सूरत हाल ये है कि जो पासदारान इनकलाब हैं उनकी तरफ से उनके सरबराह ने कहा है कि हम, जाहिर है कि वहां पे जो भी शाम के अंदर सेटअप है उनके हालात को देख रहे हैं और हालात को देख के हम वहां पर जो भी सेटअप होगा उसके साथ अपना एक राब्ता रखेंगे और ईरान जाहिर है रखेगा। 8 मुल्कों का शुक्रिया अदा किया है। उनके जो वजीर आजम नामजद हुए हैं मोहम्मद बशीर, जिनका नाम मैंने पहले बताया था काफी रोज पहले, कि वो जो है जुलानी बैकग्राउंड पे चले गए हैं और फ्रंट पे मोहम्मद बशीर आए हैं जो कि पेशे के एतबार से इंजीनियर हैं और वो वहां पे डेमास्कस में वो वजीर आजम, और उन्होंने 8 मुल्कों का शुक्रिया अदा किया है क्योंकि 8 मुल्क जो हैं वो वहां पर अपने सफारत खाने उन्होंने या तो खोल दिए हैं, सफारती काम शुरू कर दिया है, या वो आने वाले दिनों में कर देंगे। तो अब चूंकि सफारत खाने वहां खुल जाएंगे, तो क्या सफारत खाने खुलने का मतलब ये है कि उस हुकूमत को तस्लीम कर लिया गया है? अब ये एक सवाल है कि मतलब उसका स्टेटस क्या होगा, क्या वो हुकूमत जो है जो दमिश्क में होगी वो उसको, अच्छा उन्होंने आइन वाइन तो खत्म हो गया, उन्होंने अभी आज एक ऐलान किया उन्होंने कि जी पार्लियामेंट जो है वो 3 महीने के लिए सस्पेंड हो गई और आइन भी 3 महीने के लिए सस्पेंड हो गया।
कौन सा आइन, कौन सी पार्लियामेंट, वो तो सारे दौड़ दौड़ गए इधर उधर। तो वो तो अब आइन कब लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, क्या होगा, तो वो और कितने इलाके पे डेमोस्कस का कंट्रोल रहेगा, ये अब देखना है। लेकिन जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि उन्होंने 8 मुल्कों का शुक्रिया अदा किया है कि जिन्होंने अपने सफारत खाने वहां पे रखे हैं या सफारती काम शुरू कर देंगे। उनमें सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान ने भी, जाहिर है कि सफारत खाना तो पाकिस्तान तो डेमोस्कस में रहेगा, इंडिया का भी रहेगा, रशिया का, सबके रहेंगे डेमोस्कस में, चाइना का सबका रहेगा। अभी तो उनके नेशनल वगैरह निकल गए हैं, लेकिन जाहिर है कि सफारत खाने तो रहेंगे, खुलेंगे। तो जिन मुल्कों ने वहां पे अपना रखा है उसमें सऊदी अरेबिया है, कतर है, इजिप्ट है और बहरेन है, और इसी तरह से इटली का उन्होंने इनिशियली शुक्रिया अदा किया। बाकी मुल्कों ने तो अपना सफारती अमला जाहिर है सिक्योरिटी की वजह से वापस बुला लिया है। तो इन मुल्कों ने कहा है कि हम सफारत खाने अपने खोलेंगे, वहां रखेंगे। तो ये उस तरह की सिचुएशन है जैसी आप समझें कि इसको आप किसी बड़ी हद तक इसकी मुताबिकत अफगानिस्तान से रख सकते हैं। जैसे अफगानिस्तान से जब इनखला हुआ था जी। तो अमेरिकन का इनखला हुआ था, तो वहां पर सफारत खाने कुछ खुल गए थे, कुछ आहिस्ता आहिस्ता खुलते गए। लेकिन सफारत खाने खुलने का मतलब ये हरगिज नहीं कि वो अब तालिबान हुकूमत अक़वाम मुत्तहिदा में तो नहीं है अभी, वहां पे दुनिया ने रिकग्नाइज नहीं किया हुआ, किया भी कुछ हुआ है, रखा भी हुआ है, उनसे सफारत खाने खोले भी हुए हैं। मतलब एक गुमगुम की कैफियत है ना अभी, जैसे अफगानिस्तान में। तो इसी तरह से वो वहां पर डेमोस्कस में सूरत हाल है। अच्छा, अब डेमोस्कस, असल बात यह है कि क्या जो ये इस पूरी शक्ल में सीरिया रहता है या नहीं रहता। अच्छा, सेक्रेटरी ब्लिंकन जो है अमेरिकन सेक्रेटरी स्टेट, वो अपने ये तकरीबन उनका आखिरी, मेरा ख्याल है महीने से भी कम, महीने से कुछ ज्यादा दिन रह गए हैं बाइडेन इंतजामिया के। और मेरा ख्याल है तारीख का कोई बदतरीन, अगर कोई ये बदतरीन टीम अगर है कोई, याद रखी जाएगी जो तारीख में, वो रखी जाएगी याद, ये जो बाइडेन इंतजामिया की टीम, जिनके अहकामात के आंखों के नीचे जो है वो गजा में कत्लेआम होता रहा और लेबनान में कत्लेआम होता रहा और जाहिरियत रही और जेनोसाइड हुआ जी। और इन्होंने उसको प्रोवोक करके, और बाइडेन कह रहे हैं कि चीज फायर हो जाएगा, नेतन्याहू नहीं मान रहे, ये नहीं हो रहा, फलां नहीं हो रहा, दिमागना नहीं हो रहा। तो वो बाइडेन जो है वो अपना आखिरी दौरा, या पता नहीं 12वां दौरा है उनका, ये नाकाम, मुझे नहीं पता कि वो यहाँ करते क्या है इतने से। बहरहाल वो आए जनाब, उन्होंने जॉर्डन में आज मुलाकात की है शाह अब्दुल्ला से, और शाह अब्दुल्ला से उन्होंने मुलाकात की है और उसके बाद वो तुर्की चले जाएंगे। और तुर्की में देखना ये है कि वो प्रेसिडेंट उर्दुगन से मिलते हैं या वो उनके फॉरेन मिनिस्टर से मिलते हैं। लेकिन वो अब सीरिया और गजा पता नहीं क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि दूसरी टीम जो है वो भी यहाँ पे पहुंची हुई है, और दूसरी जो टीम है वो है ट्रंप की। और ट्रंप जो है उनकी टीम भी काम कर रही है, लेकिन मतलब दो टीमें एक साथ काम कर रही हैं। लेकिन अब जाहिर है नेतन्याहू को और बाकी लोगों को सबको एक 20 जनवरी का कहा हुआ है कि यहाँ पे जाहिरियत खत्म हो जानी चाहिए, ये सीज फायर का मुआहदा हो जाना चाहिए ये यहाँ पे गजा में। अच्छा, अब इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जी। वो इंटरेस्टिंग बात ये है कि आप जरा सिर्फ इस बात पे गौर करें कि जो जब ये 7 अक्टूबर 2023 हुआ था, तो उस वक्त जो है वो हमास ने 251 लोगों को अपने वो कब्जे में ले गए थे, अगवा कर लिया था इसराइल से उन्होंने। इसराइली कितने? 251, 251। अच्छा, अब सूरत हाल क्या है? अब हम जो है वो यहाँ पे हम मौजूद हैं 12/12, ठीक है, दिसंबर की 12, और यहाँ पर 2024, वैसे भी 12/12 को करके तो मैं खैर उसमें नहीं जाना चाह रहा। एनीवे 12/12/24 पे हैं हम, आज जो तारीख है। अच्छा, अब उसमें सूरत हाल ये है कि 251 को उन्होंने जो अगवा किया था, और तब से लेके अब तक उसमें बमबारी हो रही है, जाहिरियत हो रही है, पता नहीं 1 लाख से ज्यादा लोग शहीद हो गए हैं, क्या कुछ हुआ है, एक क्यामत वहां पे है, क्यामत आ चुकी है वहां पे गजा में।
और आप इन हालात में याहिया सिनवर आगे पीछे, वो सारा कुछ होने के बावजूद इसराइली फौज घुस गई है, बॉम्बिंग्स हो गई है सारी, उसके बावजूद जो है वो उनके पास 96 इसराइली यरगमाली हैं जिंदा, 96। और अब 251 में से 96 इसलिए कि 105 और 4 उन्होंने खुद रिहा कर दिए थे 2023 के नवंबर में। 105 और 4 तो उन्होंने खुद रिहा कर दिए थे। वो 96 जो हैं उनके पास जिंदा मौजूद हैं। जो इसराइल की बॉम्बिंग, इनकी फौजें, ऑपरेशंस आगे पीछे, इन्होंने सिर्फ 8 लोग अपने छुड़ाए हैं। वो जो जिंदा छुड़ा के ले आए थे ना, वो 8 हैं टोटल। 8 लोगों को इसराइल जिंदा छुड़ा सका। तो उनके पास 96 लोग मौजूद हैं और 96 में से वो उनकी वीडियो जारी करते रहते हैं हमास वाले। वो गजा में है जी डॉक्टर साहब। अच्छा, दूसरी बात, 38 की उनके पास लाशें हैं जो इसराइली बॉम्बिंग से, वो कहते हैं कि इसराइली बॉम्बिंग से ये मारे गए या पता नहीं हमने मार दी। वो लाशों का भी एक बड़ा एक रुतलेस सा काम होता है कि लाशों का भी तबादला होता है। एक और इंटरेस्टिंग बात ये, 2014 और 2015 में 2 इसराइली घूमते हुए इधर सैर करते हुए कहीं गजा के अंदर दाखिल हो गए थे, उनको पकड़ लिया था हमास ने, वो भी जिंदा मौजूद हैं। जी डॉक्टर साहब, ब्रेक के बाद डिस्कस कर लेते हैं। जी जी नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से कहा गया है कि आइन के मुताबिक बिल पर 10 दिन तक दस्तखत नहीं होते तो खुद ब खुद एक्ट बन जाता है। अगर नोटिफिकेशन जारी नहीं किया तो हम सड़कों पर आएंगे। देखिए, ये मदारिस का मामला काफ़ी संजीदा है और इसको मैं तो उम्मीद करता हूँ कि इसको हल करेंगे। मुझे नहीं पता कि क्या इसकी क्या वजह है, क्यों मदारिस के हवाले से हमारे यहाँ जो सेटअप्स आते हैं वो सेटअप्स को ज़्यादा ही सेंसिटिव हो जाते हैं मदारिस के हवाले से, और उसमें ये जो अरेंजमेंट है या सेटअप है जो भी है, ये पता नहीं क्या मामला है। तो देखते हैं कि क्या इस किस तरफ जाता है। उम्मीद तो है कि ये मुज़ाकरात से मामला हल होने चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या मुख्तलिफ अरेंजमेंट में लोग हैं तो वो क्यों उसको संजीदा नहीं ले रहे या क्या मामला हैं। मैं इस पे भी देखते हैं कि किस तरफ जाता है। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि सेक्रेटरी ब्लिंकन तो इधर आए ना, ये वो आए यहाँ पे, वो शाह अब्दुल्ला से मिले और शाह अब्दुल्ला से मिलने के बाद जो है, अच्छा वो टर्की जाएंगे, लेकिन आप देखेंगे कितनी बड़ी तादाद है। और 2014-15 से उनके पास लाशें भी उस वक्त हैं 2-3, वो भी वापस करनी है, तो ये अच्छी खासी तादाद बनती है। तो मैं इस बात पे भी हैरान हूं कि तमाम गजा में 1 लाख 1.5 लाख से ज्यादा लोग शहीद होने के बावजूद 96 लोग मौजूद हैं और 2 उसमें ऐड कर रहे हैं जो 2014-15 से मौजूद हैं, तो ये 98 लोग हैं यरगमाली जो जिंदा हमास के पास मौजूद हैं गजा के अंदर, और उनको तलाश नहीं कर पाए या उनको रिहा नहीं कर पाए। तो ये भी इसराइल की फौज की मतलब एक डिजास्टर है ना जो वहां पे हुआ है। इसराइल की फौज, वो भी एक मामला, और नेतन्याहू अदालतें शुरू हो गई वहां पे, तो वो भी थ्रोन अंडर द बस। अच्छा, दूसरी जो बात है, अच्छा जैक सलिवन जो हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, वो भी जनाब इसराइल में हैं, और इसराइल के बाद वो जाएंगे गालिबन कतर, और कतर के बाद वो जाएंगे मिस्र। ये इनका फेलियर सबसे बड़ा जो बाइडेन इंतजामिया का है कि ट्रंप ने जो कह दिया ना कि 20 तारीख से पहले मुझे ये सीज फायर चाहिए, तो उससे यानी ये जंगबंदी सारी जंगे वंगे बंद करवाओ, तो इन्होंने ये भी तेज हो गए हैं कि यार इसका क्रेडिट हम ले जाएं, इससे पहले कि ट्रंप के आने से पहले तो होना है, तो हम ऐलान क्यों ना करें। तो ये कूदे हुए हैं तेज। लेकिन इधर ट्रंप की टीमें एक्टिव हैं, अब ट्रंप की टीमें एक्टिव हैं मिडिल ईस्ट में, वो एक्टिव हैं, और उसके साथ ही जो है वो 20 तारीख है ट्रंप के आने की, और ट्रंप ने जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है, वो ट्रंप ने ये की है कि ट्रंप ने अपनी जो इनॉग्रल है, यानी 20 जनवरी को सुबह वॉशिंगटन टाइम के मुताबिक 11 बजे, उसमें तकरीब में शिरकत के लिए चाइना के प्रीमियर शी जिनपिंग को दावत दे दी है कि आप तशरीफ लाएं मेरी तकरीब हलफ बर्दारी में। 1874 से लेके आज तक किसी अमेरिका के सदर की तकरीब हलफ बर्दारी में कोई गैर मुल्की सरबराह या हुक्मरान या बादशाह शरीक नहीं हुआ। ये पहली दफा है कि ट्रंप ने शी जिनपिंग से कहा है कि आप मेरी तकरीब में शरीक हो।
अब मुझे नहीं पता कि चाइना का क्या रिस्पॉन्स आता है इस पे, क्योंकि ऐसा कभी हुआ तो नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि कोई किसी प्रेसिडेंट की, किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट की इनॉग्रेशन, देखिए डिप्लोमेट्स आ जाते हैं वहां पे मुख्तलिफ जो लोग मौजूद होते हैं उनको दावत दे दी जाती है, लेकिन इनॉग्रल में कभी कभी अमेरिकन प्रेसिडेंट की इनॉग्रल में कभी तारीख में कोई गैर मुल्की सरबराह हुकूमत शरीक नहीं हुआ। उन्होंने कहा शी जिनपिंग साहब आप आ जाएं, ट्रम्प ने दावत दे दी है। अब मुझे नहीं पता कि शी जिनपिंग इसमें क्या करेंगे। अगर शी जिनपिंग चले जाते हैं इसमें तो देखिए ना, दावत दी है तो इस पे तो कई हफ्ते काम शुरू हो गया होगा पहले, फिर मतलब उसने पब्लिकली कह दिया मैं दावत देता हूँ ट्रम्प ने, मैं नहीं मानता ये पुरानी रवायात वगैरह फजूल है, मैं तो शी जिनपिंग को बुलाऊंगा इनॉग्रल में। अब मुझे नहीं पता कि ये दावतनामे के ऊपर शी जिनपिंग क्या फैसला करते हैं। चाइना के प्रीमियर जा रहे हैं वहां पे इनॉग्रल में, तो ये एक अजीब जो है वो नया किस्सा जो है उन्होंने कहना चाहिए कि नया किस्सा हो गया शुरू। अच्छा, दूसरी जो बात है वो ये है कि क्या अगर वो कहते हैं नहीं जा रहा तो भी एक इशू है, अगर वो कहते हैं जा रहा हूं तो भी इशू है। तो लेट्स सी कि चाइना की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है ट्रम्प की इन्विटेशन का। अच्छा, यहां पर एक बात और आप ध्यान में रखें कि उन्होंने एक और अपॉइंटमेंट की है, और वो अपॉइंटमेंट है रिचर्ड ग्रेनल की। रिचर्ड ग्रेनल को ट्रम्प ने अपॉइंट किया है ईरान के लिए अपना खसूसी मंदूब। ईरान के लिए अमेरिका का खसूसी मंदूब उन्होंने रिचर्ड ग्रेनल को अपॉइंट किया। अब रिचर्ड ग्रेनल जो है ये एक्टिंग डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस रहे हैं, एक्टिंग डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस ट्रम्प के पिछले दौर में। और उससे पहले जो ट्रम्प का पिछला दौर था उसमें ये जर्मनी के अंदर एम्बेसडर भी थे, और उसी दौर में ये कोसोवो और सर्बिया ये जो फटा चल रहा है उसके दरमियान नेगोशिएटर भी थे दरमियान में। और ये उम्मीद कर रहे थे कि मुझे सेक्रेटरी जो है वो बना दिया जाएगा, सेक्रेटरी स्टेट बना दिया जाएगा। लेकिन वो जो है वो सेक्रेटरी स्टेट तो वो बन नहीं सके, वो जॉब निकल गई हाथ से, ठीक है, कुछ दूसरा लेवड़ा उस जॉब को। फिर इन्होंने मार्को रूबियो, फिर इन्होंने इनका नाम चला कि जी इनको जो है यूक्रेन के लिए नुमाइंदा खुसूसी बना दिया जाएगा। वो जो है वो किलॉग ले उड़े, वो जो जगह थी, तो इनको अब ईरान का बना दिया है, ईरान का खुसूसी मंदूब। अच्छा, ईरान के साथ ज़ाहिर है सफारती ताल्लुकात तो नहीं है, लेकिन ईरान का खुसूसी मंदूब, अब ये जाहिर है कि ईरान के साथ टॉक्स होंगी शुरू, कैसे होगा अमेरिका, वो पोस्ट इनको दे दिए। ये जो है ना, ये बुश दौर में ये अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका के का जो मिशन था उसमें ये स्पोक्स पर्सन थे रिचर्ड ग्रेनल। उस वक्त ये जब 9/11 के बाद वहां पे अक़वाम मुत्तहिदा में ये वॉर ऑन टेरर और ये सारा, तो ये आके वहां पर मीडिया को ब्रीफ करते थे। ये रिचर्ड ग्रेनल जो है इनको उस वक्त हमने देखा हुआ है ये, और ये फिर वहां पे मंदूब नहीं थे, ये स्पोक्स पर्सन थे। अमेरिकन जो मिशन है यूनाइटेड नेशंस में उसके स्पोक्स पर्सन थे। फिर मेरे ख्याल से कोई मिनिस्टर, कोई और पोस्ट इनको मिले थे, ये वो नहीं रहे, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहे। और उसके बाद बहरहाल जो ट्रम्प 1.0 आया तो उस वक्त ये हुआ कि इनको एम्बेसडर और ये एक्टिंग डायरेक्टर, ये तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मुझे कोई बड़ी पोस्ट मिलेगी, मगर इनको फिर छोटा मंदूब भी बना के जो है वो बहुत से लोगों में अब ये भी आ गए, मिडिल ईस्ट के अंदर ही कहीं दाखिल हो गए। एक तो ये हुआ है। दूसरा जो मामला हुआ है वो एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई है, वो जैसे अभी शी जिनपिंग का इंतजार है हमें। अच्छा, मोसाद के चीफ आगे पीछे दाएं बाएं, को कतर भाग रहा है, कोई मिस्र भाग रहा है, कोई इससे मिल रहा है, उधर वो जैक सुलिवान आ रहे हैं, इनसे मिलो, वो ट्रम्प टीम से मिलो, एक क्यास है उधर। लेकिन इस दौरान जो है अचानक एक शख्स जो है उसके अंदर एक दोबारा से उसके अंदर वो जान आ गई है कि मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। और वो है जनाब साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट। उन्होंने अपनी पार्टी से डील किया था। देखिए ना, साउथ कोरिया में जो प्रेसिडेंट यून है वो इम्पीच नहीं हुए थे, वो बच गए थे, क्योंकि आखिरी वक्त में ये हुआ था कि उनकी पार्टी ने कहा था कि हम, मतलब एक मुकमुका हुआ था कि जी जो इम्पीचमेंट से पहले उन्होंने कहा था अपनी पार्टी से कि मैं, यार मुझे बेइज्जत मत करो, इम्पीच मत करो, मैं इस्तीफा दे देता हूँ। तो उनकी पार्टी जो है वो हट गई थी, वो 300 में से
192 8 वोट और चाहिए तो अपोजिशन को, वरना 200 वोट हो जाते तो सिर्फ इम्पीचमेंट हो जाती। अब उन्होंने अपनी पार्टी से कहा है कि मैं तो इस्तीफा नहीं दूंगा। ये एक हफ्ते के बाद ही वो अपनी बात से फैसला कहते मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा, मैं जान दे दूंगा, इस्तीफा नहीं दूंगा। अब उनकी पार्टी ने राब्ता किया दोबारा अपोजिशन से कि भाईजान ये इम्पीच ले आओ, दोबारा इम्पीचमेंट ले आओ, हम तुम्हारे साथ हैं दोबारा। उनकी पार्टी के अपोजिशन पार्टी कह रही है तुम तो फ्रॉडी हो, तुम पिछली बार जो है तुमने कहा था कि तुम हमें हमारे साथ इम्पीच करोगे, हम इम्पीचमेंट के लिए आए हैं तो तुम 8 वोट लेके भाग गए हो। उन्होंने कहा नहीं, हम अभी कसम का यकीन दहानी करवाते हैं कि तुम इम्पीचमेंट लेकर आ जाओ, हम तुम्हारी हिमायत करेंगे, इसको इम्पीच करके उतारेंगे। वो प्रेसिडेंट ने स्पीच अचानक प्रेसिडेंट के अंदर जो है फिर दोबारा एक इंकलाब उठा, उन्होंने कहा नहीं मैं किसी सूरत जो मर्जी हो जाए आगे पीछे। वो साउथ कोरिया का बोरान और गहरा हो गया और फटा बढ़ गया। अच्छा, और वहां पर जो है वो अब आप ये देखें ना कि वो अजीब सूरत हाल बनी। वो कह रहे हैं इम्पीच करो, फांसी लगाओ, जो मर्जी करना है करो, मैंने मार्शाल्लाह लगाया था, मेरा हक था, ये था वो था। अमेरिकन अब फंसे हुए बीच में कि क्या करेंगे भाई, उनकी पार्टी से राब्ता हो रहा है। उधर ट्रम्प दरमियान में ट्रम्प की टीम भी कहीं घुसी हुई है, कहीं वो बाइडेन इंतजामिया भी घुसी हुई है। एक क्योटिक पूरी दुनिया है इसमें, वो 2 टीम्स घुसी हुई हैं आगे पीछे। शी जिनपिंग को इन्वाइट कर लिए, ट्रम्प ने शी जिनपिंग को इन्वाइट। दुनिया में और किसी, मैंने कहा ना तारीख में कभी किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने नहीं कहा कि व्हाइट हाउस पहुंच जाना तकरीबी हालत बर्दारी में, शी जिनपिंग को कह दिए। अब शी जिनपिंग अगर पहुंचती हैं तो देखना ये कि और भी किसको बुलाते हैं ट्रम्प, या सिर्फ शी जिनपिंग को ही बुलाते हैं। और शी जिनपिंग अगर हाँ करते हैं या ना करते हैं, ये भी एक अजीब जो है वो ट्रम्प साहब ने कहा कि नहीं, है तो ये तो फजूल बात है, ये तो कहाँ लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि किसी को नहीं बुलाना, और ये मेरी मर्जी, मैं जिसको मर्जी बुलाऊं, तो मेरा तो खास गेस्ट होगा शी जिनपिंग। उधर ये फटा पड़ा हुआ है। तो अब मसला ये है कि अब इस पूरी पिक्चर में जाहिर सी बात है अक़वाम मुत्तहिदा ने फिर सीज फायर की करारदाद मंजूर की है और उसको किसी ने वीटो नहीं किया। सीज फायर तो होना है और ये लाजमी तौर पे मस्ट है। इसराइल वाले अभी तक अड़े हुए हैं इस बात पे कि जी बेसिस रहेंगी दरमियान में। गोलान की पहाड़ियों का मसला जो है, गोलान की पहाड़ियों की मैंने पहले भी बात की थी कि इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, इसकी जो मजहब में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। यहाँ पे फॉलन एंजल्स गिरे थे, यानी जो बदी के फरिश्ते जो भी गिरे थे, इसलिए वो ये कहते हैं जल्दी से निकलो, यहाँ पर अजाब आया था, या यहाँ जो है ना शैतान अपने जो है वो बाकी बदी के फरिश्तों के साथ यहाँ गिरा था आके। तो वो एहदनामा कदीम में और जदीद में तो वो जगह कोई उसकी कोई बहुत ज्यादा कोई अच्छी जगह नहीं है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली वो इंपॉर्टेंट है 4 मुल्कों के लिए, सीरिया, जॉर्डन, इसराइल और लेबनान, चारों के लिए वो माउंट जबल हरमौन जो है वो इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान में रखें कि वहां पर दुरूज रहते हैं, दुरूज वहां पर जो है ना, दुरूज हम जिक्र करते हैं ना दुरूज का। अच्छा, दुरूज जो है ना ये मुसलमान नहीं है, ठीक है, इनको मतलब कोई भी मुसलमान तस्लीम नहीं करता, ये खुद भी अपने आप को मुसलमान नहीं कहते। और ये जो है ये दुरूज जो है एक अलग से मजहब है, लेकिन ये कहीं पर मतलब मैं अब उस डिटेल में नहीं जाना था, ये खुद भी बहुत ज्यादा उसको डिस्क्लोज नहीं करते। लेकिन ये जो है ये इनके रिलीजन में ये है कि जो रूह है वो एक से दूसरे जिस्म में चली जाती है, यानी एक इंसान की रूह दूसरे में चली जाती है। दुरूज इस बात पे बिलीव करते हैं। और ये फातमी दौर में जो फातमी दौर के खलीफा थे हकीम बिन, उनके दौर में ये जो मजहब है ये सामने आया था। मोहम्मद बिन इस्माइल दराजी, ये जो है ये दराजी, ये बिल्कुल वही लफ्ज है जो दर्जी का लफ्ज है ना, दर्जी। तो वो चूंकि इस मजहब के जो बानी है वो चूंकि टेलर थे, दर्जी थे, ये पर्शियन लैंग्वेज का से दर्जी, तो वहां से ये दुरूज निकला है। दुरूज का लफ्ज जो है ना, दुरूज का ये वहां से निकला है। और ये जो है ये इमाम इब्न इस्माइल पहले इस्माइली थे, फिर अलग, लेकिन बहरहाल अभी एक अलग मजहब है। और ये जो इसराइल में भी बहुत बड़ी तादाद में दुरूज, और ये रियासत के साथ अपने आप को वफादार कहते हैं। तो ये जो दुरूज यहाँ पे हैं लिबान के इलाके में, तो वो गोलान की पहाड़ियों पे जब ये नेतन्याहू गए सैर करने के लिए और इन्होंने कब्जा कर लिया गोलान की पहाड़ियों पे, अभी गोलान का फैसला होना है, तो गोलान पे तो वहां दुरूज इलाकों में गए। और दुरूज क्योंकि
इसराइल की आर्मी में भी हैं और अपनी रियासत से वफादार हैं। तो जो लेबनान में दुरूज है वो लेबनान से वफादार हैं, जो इसराइल में वो इसराइल से वफादार हैं। ये एक अलग मजहब है दुरूज, ठीक है। अच्छा, वो वहां जाके उनसे मिले और एक जो है, एक इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो इसी दौरान एक नई जलावतन हुकूमत कहीं पता नहीं दुनिया के किसी कोने में आबाद हो गई है, वो निकल के आ गई है, जो कि यहूदी है और वो सीरिया की कोई एग्जाइल गवर्नमेंट है जो इब्रानी जबान बोलती है। चलें जी, अब वो कहीं से निकल के आ गए हैं और वो बात कर रहे हैं। लेकिन अच्छा, ये जो गोलान की पहाड़ियां है ना, ये जहन में रखें कि ये गोलान की पहाड़ियां 67 की वॉर में ये चले गए, ये इलाके चले गए थे, यहाँ पे कब्जा हो गया था इसराइल का। और फिर उसके बाद 73 की वॉर हुई थी और उसके बाद फिर जो है वो 81 में यहाँ पर जो है वो इनकी पार्लियामेंट ने, इसराइल की पार्लियामेंट ने इसको अपना हिस्सा करार दे दिया था। दुनिया के किसी मुल्क ने नहीं माना, दुनिया के किसी मुल्क ने गोलान पहाड़ियों को इसराइल का हिस्सा नहीं माना। लेकिन 2019 में ट्रंप ने मान लिया। ट्रंप ने कहा कि हाँ, ये जो हिस्सा है गोलान का, ये मकबूजा इलाका, और यहाँ पर बिल्कुल डीप, यहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा की फौज मौजूद है। गोलान की पहाड़ियों पे अक़वाम मुत्तहिदा की फौज मौजूद है दरमियान में, और ये एक मुतनाज़ इलाका है। ट्रंप ने कहा नहीं इसराइल, तो वो चूंकि नेतन्याहू को ये है कि ट्रंप आ गया, ट्रंप तो उसको कह चुका है, तो वो गोलान पे चढ़ गए पहले। अब ये सारे फैसले होने हैं कमिंग डेज में, ठीक है ना। कि अच्छा, दुरूज हैं, तो दुरूज अब देखना ये कि दुरूज वहां पे जो मौजूद हैं, उन्होंने नेतन्याहू का इस्तकबाल किया है। और क्योंकि वो दुरूज जो है वो देख रहे हैं कि भाई ये पहले तो था बशारुल असद के पास, तो एक स्टेटस को था, अब यहाँ पे आ गए हैं ये तहरीर एरान शाम वाले, तो ये जो है ये हमारे साथ क्या करते हैं। तो उन्होंने सूरत हाल देखे, क्योंकि इसराइल की फौज में भी जो लोग हैं जो नेतन्याहू साथ देखे कि वो दुरूज लेके गए, तो वो दुरूज ने नारे वारे लगा दिए। इससे पहले जब आए थे वो तो नेतन्याहू को अंडे वंडे मार कर उन्होंने भगा दिया था। उस वक्त जाहिर है हिजबुल्लाह स्ट्रांग थी और दुरूज जो है होंगे। तो ये सूरत हाल अब डेवलप हो रही है और इसमें जैक सल्वन वहां मौजूद हैं। इसमें जो है वो अच्छा, उधर रोमानिया और बल्गारिया ने ऐलान कर दिया इतने क्योस में, वहां क्योस है, और वो उसमें जो मेदवेदेव हैं उन्होंने कहा है कि जी ये यूक्रेन के साथ हम जो टॉक्स करेंगे वो हम पहली बात अपनी सारी कर चुके हैं, शराइत पेश कर चुके हैं, और अगर वो मैदान में जीतेंगे तो फिर उनसे बात होगी, मैदान में हारे हुए लोगों से क्या हम मुज़ाकरात करेंगे, वो तो फिर सरेंडर होगा ना टोटल। और पोक्रोसोव का इलाका भी रशिया ले गया, यूक्रेन लूज कर रहा है। जब से ट्रंप ने बयान दिया है कि नेटो में अमेरिका नहीं होगा और मैं तो डायरेक्ट बात करूंगा, एक बड़ी अजीब सी बात अब गर्दिश कर रही है, वो बहुत ही अजीब बात है जी। और वो बात ये है, अब इसकी कोई मतलब मैंने आपसे कहा ना कि ये सिर्फ वो चैटर में बात घूम रही है यूरोप में और आगे पीछे, कि कहीं ऐसा ना हो कि ट्रंप पुतिन को भी दावत दे दे कि आप भी आ जाए 20 तारीख। भाई शी जिनपिंग को दावत दे दी तो ट्रंप को कहेंगे आप भी आ जाए। इतना ज्यादा पैनिक है इस दुनिया में कि भाई उससे पहले अगर पुतिन ने कहा कि ठीक है मैं तो डील कर रहा हूँ और ये, और उसके बाद मैं हाजिर हो जाता, मैं आता हूँ, आपने दावत दी है यार, पुतिन पहुंच गए, मतलब एक अजीब सा एक क्योस है। शी जिनपिंग को बुला लिया ट्रंप ने। अच्छा, यहां पर जो है वो अब आप ये देखें कि जो 1500 लोगों की बाइडेन जो है उसने एक दिन में जो है वो सजाएं माफ कर रहे हैं बाइडेन जाते जाते अपनी, वो पहले सारा कि मैं नहीं करूंगा ये नहीं करूंगा वो सारा वो कर दिया। और उसके साथ ही रोमानिया और बल्गारिया की मैं बात कर रहा था, कितना क्योस है यूरोप में, क्योस है, क्या आने का क्या। उन दोनों ने कहा है कि हम शेंगन के अंदर शामिल, मतलब वो ये दोनों मुल्क जो हैं रोमानिया और बल्गारिया, ये ईयू का हिस्सा है 2007 से, लेकिन ये शेंगन का हिस्सा नहीं थे। इन्होंने ईयू से आगे बढ़ के इन्होंने कहा है कि हम शेंगन का भी हिस्सा बन गए, क्योंकि ज़ाहिर है यूरोप अब क्या शक्ल लेता है आने वाले दिनों में, जी डॉक्टर साहब कैसे ब्लॉक बनते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा मतलब हम ईयू के साथ साथ अब जरा शेंगन में तो घुसे ना फौरी, तो पहले वो नहीं कि हम नहीं जाएंगे, अलग वीजा चाहिए होगा आपको, ये वो सारा तो हालात देखे उन दोनों ने फौरन उनकी पार्लियामेंट ने ऐलान किया कि हम शेंगन में भी हैं। तो वहां पर जाहिर है कि एक क्योस है, जॉर्जिया में हंगामे हो रहे हैं। जी आप इस पे बात कंटिन्यू रखेंगे बाद में।
जी जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदो नवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।